अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जद्दू। नाज़रीन, मरियम नवाज के साबिक जजेस और आला इदारों पर हमले तेज क्यों हो गए हैं? इदारों पर एक तरफ हमले तो जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ मंजर आम से गायब क्यों हैं? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे नए नैब ऑर्डिनेंस के बाद बहस तेज हो चुकी है। क्या नए कौमी एहतिसाब ऑर्डिनेंस में विफाकी काबीना और अहम हुकूमती दायरा जाती फैसले नैब कानून की गिरफ्त से बाहर हो जाएंगे? नए नैब ऑर्डिनेंस के बाद किन हुकूमती और ऑपोजिशन के केसेस खत्म हो जाएंगे? नाज़रीन, बात करेंगे जहां पर मज़ाहमत और मुफाहमत की बात हो रही है, वहीं पर नून लीग के सीनियर रहनुमा मुलाकातें क्यों कर रहे हैं, और इस मुलाकात का हवाला आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और क्या इस मुलाकात में मीटिंग के अंदर सब ने यकजुबा होकर मरियम नवाज का बयानिया मुस्तरद किया या नहीं, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे मरियम नवाज अपने वकील अमजद परवेज से क्यों लड़ी, क्या वजह हुई। एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे मेरे साथ प्रोग्राम सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब ने भी। शेब साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी। ये बताइएगा, एकदम से हमने देखा बीच में बहुत एक कामनेस आ गई थी और नून लीग में हम ये देख रहे थे कि शायद गुड कॉप और बैड कॉप करके खेला जा रहा था, लेकिन अचानक से मरियम नवाज ने फिर से इदारों पर हमले तेज कर दिए हैं। कल जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल की। आप क्या समझते हैं, ये क्यों अचानक से मरियम नवाज ने साबिक जजेस और आला इदारों पर हमले तेज कर दिए हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मरियम एक नादान किस्म की बच्ची है। वो शुरू से ही उसका जो रवैया है वो बड़ा एग्रेसिव सा रहा, जो सियासत में उमूमन कारआमद साबित नहीं होता। दूसरी बात यह है कि करप्शन तो की, बेतहाशा की। वो जो केस जब सुप्रीम कोर्ट में चला तो आपको याद होगा कि उस केस से पहले बहुत ज्यादा मियां साहब ने खुद तकरीरें की थी। उन्होंने कहा ये जायदादें हमारी हैं, हमारे पास सारे मनी ट्रेड है, सबूत हैं, शवाहिद हैं। लेकिन वहां जाके फिर वो कतरी खत निकला सुप्रीम कोर्ट में। अब उस कतरी खत की जाली एफिडेविट की बात नहीं करेंगे, लेकिन साजिशें बुनेंगे, कहीं वीडियो इस्तेमाल करेंगे, कभी कहीं ये किस्सा खड़ा कर देंगे, जी फलां के कहने पे ये सजा हुई। भाई, तुम अपना काम देखो कि तुमने क्या किया। तो वो उधर तो बिल्कुल नहीं आ रहे। लिहाजा ये पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक की याददाश्त जो है वो कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं होती, महदूद होती है। लोग रोजाना की बुनियाद पे जीते हैं, एक कान से सुना दूसरे से निकाला। तो ये इशू तो चलेगा, ये इसी तरह की हरकतें करेंगे। लेकिन जिस स्टेटमेंट का हवाला ये देते हैं, जो उन्होंने उसकी स्टेटमेंट शौकत अजीज की जो इन्होंने उसमें शामिल की है, वो बड़ा मुख्तलिफ वाक़या है। मैंने ये उस वक्त जब ये किस्सा आया था, इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये बात हुई थी, तो मैंने उस वक्त ही इसकी तहकीक वगैरह की। हमारे ये मोहतरम फैज हमीद, ये जब उनको मिले थे तो उस वक्त जिस काम के लिए मिले वो था कि ISI के हेडक्वार्टर के गिर्द इन्होंने एक दीवार खड़ी की हुई थी और सड़क अंदर ले गए हुए थे, जिसकी वजह से ये सिक्योरिटी मैयर था, लेकिन ये पब्लिक रास्ता था जो बंद हो गया, और उसकी वजह से लोग अदालत में कि जनाब इनको हुक्म दें कि ये खोलें। तो ये उस चक्कर में इन्होंने अदालतों में फेरे शेरे लगाए, मिले लोगों को कि जी ये बिल्कुल पब्लिक में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि है तो पब्लिक रास्ता जो हमने बंद किया, लेकिन हमारे सिक्योरिटी इशू है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग हो सकती है, उसका मसला बन सकता है। तो मुल्क के लिए बड़ी एक अजीमत की बात होगी कि ISI के हेडक्वार्टर पे को पहुंच गए। तो इस वजह से ये बातचीत थी जिसके लिए वो मिले, और वहां बातों में कोई अपने लिए शौकत अजीज साहब ने कोई फेवर भी मांगी, और वो हो सकता है कि कल को अदालत में केस जाए तो वो ये सारी बातें सामने आए। लेकिन ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये उस वक्त ये बातचीत। अब शौकत अजीज साहब का जो कॉन्डक्ट था वो बड़ा मुख्तलिफ था। उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी, या उन्होंने एक तकरीर की थी जाके रावलपिंडी बार एसोसिएशन में, उस वक्त तक तो मियां साहब के अभी केस का फैसला भी नहीं आया हुआ था जज अरशद मलिक।
वो फैसला आ चुका था, उसके बाद कोई बात होती कि जनाब ये हाई कोर्ट में आ गया है, अब इसका क्या होगा कैसे, वो तो केस अभी उधर था, उसका फैसला आना था, ये उससे पहली बात है। लेकिन उसके 2 दिन बाद इलेक्शन होने थे, तो ये एक एफर्ट थी प्री पोल डिगिंग की कि इन्होंने खास तौर पे शौकत अजीज ने नून लीग के लिए सिंपथीज हासिल करने के लिए ये इंप्रेशन क्रिएट किया कि ये बेगुनाह लोग हैं। इस बात का जज के ऊपर भी इंपैक्ट क्रिएट किया कि ये बेगुनाह हैं, लिहाजा इनको एस्टेब्लिशमेंट या इंटेलिजेंस मजबूर कर रही है कि इनको सजा दी जाए। हमें आके मिलते हैं, कहते हैं जी अदालत हमारी मर्जी की बना दें। तो इस तरह की बातें बुनियादी तौर पे जान साहब, ये अपने अपने जाती मकसद के लिए, अपने केस में रिलीफ लेने के लिए जिस अंदाज में मरियम नवाज साहिबा 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी इल्जाम लगा रही हैं, बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी इल्जाम लगा रहे हैं, तो आलमी सतह पर इसका क्या मैसेज आता है? और क्या ये कुछ आलमी कुव्वतों को पैगाम देने की भी कोशिश होती है कि जी हमारे पास इतनी अहलियत है कि हम शोरश बर्पा कर सकते हैं, हम इदारों पर हमला कर सकते हैं, आप ही मदद को आ जाएं? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं, 2 बातें इसकी आपके इस जवाब में आएंगी, लेकिन पहले मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ये दे दूं। मियां साहब जो बहुत ज्यादा हमला करते हैं अफवाज पे, मियां साहब अपनी तरफ नहीं देखते। उनके अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो जब भी कभी हुकूमत में आए तो वो कहीं ना कहीं सींग फंसा के बैठ जाते हैं। फिर ये है कि ये कीना परवर हैं, ये बात भूलते नहीं। फौज के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई थी उस वक्त से, और चलाते आ रहे हैं जब इनको मुशर्रफ ने निकाला था। आप इनकी तकरीरें सुन लें, उसमें हमेशा ये बात यहां से शुरू करेंगे कि आपके इलेक्टेड वजीर आजम को इस तरह आके पकड़ा, वो वहां पे दीवारें फलांग के आ गए, मैं हैरान हो गया, फिर ये किया वो, यानी वो दुख वो भूले ही नहीं। दूसरे लफ्जों में ये लीडर नहीं है। लीडर अपनी जात के लिए नहीं रोता धोता, लीडर रोता धोता है कौम के लिए। उसकी तो बात ही नहीं है करते कभी। इनसे जब सुने तो अपने फोड़े लेके, अपना दुख लेके, अपने जख्म लेके बैठ जाते हैं कि जनाब हमें यूं किया वो किया। फिर उसके बाद भी कौम ने आपको इलेक्ट कर दिया। फिर दूसरी चीज जो यहां पे आप बात कर रहे हैं कि उसका बाहर क्या मैसेज जाता है, मियां साहब की करप्शन का सारी दुनिया को पता है। जायदादें पाकिस्तान में होती तो शायद ये चीज छुपी होती, ये है और दूसरे मुल्कों में। तो आपका क्या ख्याल है कि वो बेवकूफ है, उनको नहीं पता कि ये चोरी का माल है? अगर उनके खिलाफ ये बात करेंगे तो वो तो इनको 8 दिन के अंदर अंदर इनका सारा मामला खोल के सामने रख देंगे। वहां ये बोल ही नहीं सकते किसी और के खिलाफ। लिहाजा ये वो काम करेंगे जो कि दूसरों के वैसे फायदे में हो जैसे भारत को फायदा पहुंच रहा। अभी आप देखिए कि ये जितना कुछ बोलते हैं, वो भारत का मीडिया उसको बहुत चलाता, वो सोशल मीडिया पे बेपनाह चलती। मुझे इसका जो तजर्बा वो ये कि मैं अपना जो मैंने वीलॉग रखा हुआ है उसमें भारतीयों के कमेंट होते हैं, और वो सारी बातें यही करते हैं जो इन्होंने स्टेटमेंट दी होती हैं कि जनरल पहले इस चीज का जवाब दो, भाई तुम पहले इस चीज का जवाब दो। वो इन्होंने मेरे बारे में चलाया कि मैंने 15,000 एकड़ जमीन ली है 264 रुपए के हिसाब से, दुनिया की सस्ती तरीन जमीन, मैंने कभी जिंदगी में 1 इंच भी नहीं ली। वो मुझे मेरे वीलॉग पे ये सवाल होता है। तो इन्होंने खिदमत की है भारत की, जहां से पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन चल गई और झूठे इल्जामात की बुनियाद पे। नतीजा ये है कि अब परसेप्शन बिल्डअप हो रही है, क्योंकि यही उनकी रिक्वायरमेंट थी इंडिया की कि आर्मी को अगर पब्लिक से दूर करना है तो पब्लिक में एक परसेप्शन बिल्डअप करनी होगी सर ये कि ये इसके खिलाफ हैं, ये करप्ट हैं, ये है वो है। चुनाचे वो नून लीग के मीडिया सेल ने, जो कि मरियम के जेर साया चलता है, उसने ये मेहनत करके जान लड़ा के ये परसेप्शन जो है भारत में तकसीम कर दी। सर ये ठीक वहां है का आपकी सोशल मीडिया क्योंकि बहुत सर ये बड़ा आपकी है, बात बड़ा ठीक है कि एक्टिव है। परसेप्शन भी इन्होंने बना दी है। और इससे पहले जाहिर है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी ये बात करते हैं, आर्मी चीफ 6 सितंबर को जब तकरीर करते हैं वो भी ये बात बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो 5th जनरेशन वॉर है, और पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की फ़ौज को आपस में एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए, फासले पैदा करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। सर मेरा सवाल यह है कि PDM बनती है, वो भी फ़ौज पर हमले करते हैं, भारत की फ़ौज की तारीफ़ें करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान की दुश्मन भारत की फ़ौज नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज है। फिर मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब बरह रास्त हमले करते हैं फ़ौज की क़यादत पर। अब भी मरीम साहबा ये सब कुछ कर रही हैं। मेरे 2 सवाल हैं, एक ये बताएं कि जो इस तरह से PDM ने हमले किए या अब जो फ़ौज की क़यादत पर हमले हो रहे हैं,
इसके बारे में जो हाजिर सर्विस फौज के जवान होते हैं उनके क्या जज्बात होते हैं? और दूसरा ये बताएं सर कि जब आप भी ये बात कर रहे हैं और रियासत को भी इस बात का इदराक है कि ये 5th जनरेशन वॉर है, ये बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान को कमज़ोर करने की, जब ये सब कुछ रियासत को, रियासती इदारों को पता है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या इकदाम कर रहे हैं और हम क्यों नहीं इकदाम करते? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो कुछ भी नेगेटिव फॉर्म में होता है उसका इम्पैक्ट बड़ा नेगेटिव आता है, एक मोराल है। मिसाल के तौर पे जितने भी दहशतगर्द जिनको मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दी, वो पेशावर हाई कोर्ट ने उनमें से आधे से ज्यादा 130 से ज्यादा लोग छोड़ दिए, बरी कर दिए। तो आपका क्या ख्याल है कि जो लोग जाने दे रहे हैं उनकी सेहत पे अच्छा असर पड़ा होगा? डिमोरलाइज करने के लिए तो ये कौम हर काम करती है जो कि जिससे आपकी अफवाह डिमोरलाइज। फिर ये जो करप्शन के इल्जामात हैं, ये अगर आम पब्लिक में परसेप्शन बनती है तो ये इन जवानों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि जब ये घरों में जाते हैं तो लोग इनको पूछते हैं कि जनाब ये आपके लोग तो ये कर रहे हैं। वो आके अपने ऑफिसर से बात करते हैं, पूछते हैं, ऑफिसर्स क्लियर करते हैं, चीजों को क्लैरिफाई करते हैं, लेकिन हर आदमी को तो ये बात नहीं पहुंचती। नतीजा ये कि ये फौज में भी एक प्रॉब्लम बन जाती है और आपको इसको हैंडल करना पड़ता है, वक्तन फक्तन अपने जवानों की पल्स पे हाथ रखना पड़ता है। जो दूसरा आपका सवाल है कि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए करना है आपकी सिविल गवर्नमेंट ने। आर्मी के पास तो कोई कानूनन इख्तियार नहीं है कि वो इस पे कुछ करे। आप आर्मी का ये देखिए इतनी कमजोरी, इसका हाल, यानी जो इन्होंने उनको इतना बैकफुट पे डाल दिया हुआ है कि जो डॉन लीक्स का केस था वो आपने इन्वेस्टिगेट कराया बजाय इंटेलिजेंस एजेंसी के। वो मियां साहब को कहा कि जी आप अपने को बना लें पेंशन और इसको इन्वेस्टिगेट करें। आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल दुरुस्त कर लेनी थी? कमेटी बना दी एक अपने जाली से आदमी की, वो सबको बेल आउट कर गया। तो ये तो हाल है कि फौज को बैकफुट पर डाला हुआ, वो ये बातें नहीं करते। वरना ये इंक्वायरी इस तरह का कोई सिक्योरिटी का मसला हुआ हो कहीं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ISI करेगी जाके। यानी कि इन शॉर्ट जो कुछ भी करना है वो अब सिविल हुकूमत ने करना है, और अगर इसके खिलाफ हमें कोई कानून भी बनाना है और अगर कोई कार्रवाई भी करनी है तो वो सिविल हुकूमत का ही काम है। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कौन से सीनियर रहनुमा के घर, नून लीगी सीनियर रहनुमा के घर बैठक हुई है और उसमें कौन कौन शरीक हुआ और उसके अंदर क्या क्या डिस्कशन हुई है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमें असदुल्ला खान साहब भी ज्वाइन करेंगे, सहाफ़ी हैं, उनकी ये स्टोरी है, बेसिकली क्या हुआ उनसे जानेंगे। ब्रेक के बाद साथ ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात कर रहे हैं हम नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से। नैब ऑर्डिनेंस पर नाजरीन, जैसे हमने प्रोग्राम रियासत और अवाम में ही हमने ब्रेकिंग दी थी, अदील ने ब्रेकिंग शेयर की थी कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस पेश करने जा रही है। अब उसके बाद बहुत सारी बातें होना शुरू हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद हुकूमत ने खुद को NRO दिया है और इसी का फॉलो अप आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमें नाजरीन सहाफ़ी और एंकर पर्सन असदुल्ला खान साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अदील आप पे आऊंगी। ऑर्डिनेंस जारी हो गया और अब ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीब भी होगी और इस हवाले से नैब ऑर्डिनेंस में और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, आपने जैसे पिछले प्रोग्राम में एक्सप्लेन भी की थी। लेकिन अब तासुर आ रहा है और अपोजिशन भी इससे बहुत ज्यादा तनकीद कर रही है और उनका इल्जाम है कि इससे हुकूमत ने खुद को NRO दिया है। क्या इस बात दुरुस्त है कि वाकई में जब नया कानून आया है नैब का उसमें हुकूमत खुद को NRO दे रही है? जी, मैं समझता हूं कि अपोजिशन का जो एतराज है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। अपोजिशन का एतराज बिल्कुल जायज़ है और वाकई हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस के जरिए खुद ये तासुर दिया है कि वाकई वो कोई NRO देने जा रही है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? 2-3 साल इमरान खान साहब से या उनकी हुकूमत से कोई सवाल भी होता था, वो कहते थे जी करप्ट लोगों को नहीं छोड़ना। चीनी का इशू खुद उठाया उन्होंने, इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर दी, चीनी कमीशन बन गया, उसकी रिपोर्ट आ गई, अपने उनके दोस्तों में नाराजगियां पड़ गई, हाइप क्रिएट, लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया वो किधर गया जी, वो माफिया पे आपने हाथ नहीं डाला, उस पर क्या हुआ, उस पर तहकीकात कहां तक पहुंची। अच्छा, उसमें फिर आपने कहा जी नैब भी तहकीकात कर, नैब ने इस मामले को टेकअप भी किया। फिर ये जो आटा स्कैंडल था, ये गंदम का स्कैंडल था, सब्सिडीज का मामला था, बहुत सारे स्कैंडल। अब
एक ऑर्डिनेंस आता है और उस ऑर्डिनेंस में ऐसी चीजें लिखी हों कि नैब के दायरा इख्तियार से, यानी उसके नाफिजुल अमल होने के बाद नैब के दायरा इख्तियार से नैब बेबस हो जाए, ना वो सब्सिडी वाले मामले की तहकीकात कर सके, ना वो ये जान सके इस सब्सिडी, अरबों रुपए की सब्सिडी का फायदा किसको हुआ था। ये आपने खुद ये नैरेटिव बनाया था, आपने खुद ये माफिया वाली बात की थी। अब ये मामला नैब के दायरा कार से निकल गया बजाहिर। वो क्यों निकल गया वो मैं बता देता हूं। फिर इसके अलावा आपने कहा कि जी एहतसाब जो है वो सबका होना चाहिए, तो आप अपोजिशन का एहतसाब करते आ रहे थे। अब तो आपकी हुकूमत इख्तिताम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही है ना, उसमें 2 साल रह गए हैं, तो उसके बाद अब आपसे एहतसाब होना है, अब आपसे पूछा जाना है। और आपसे पूछा जाए और ऐसे वक्त में एक ऑर्डिनेंस आए जिसमें यह कहा जाए कि जी काबीना में होने वाले फैसलों पे तो आप पूछ ही नहीं सकते। उसमें यह कहा जाए कि काबीना की झैली कमेटियों में होने वाले फैसलों का तो आप पूछ ही नहीं सकते। उसमें यह लिखा जाए पर्सन सेंट्रिक नहीं होगा। उसमें यह कहा जाए, अब मैं उसके एक मिसाल दे देता हूं कि इसमें कैसे एग्जेम्पशंस ले आए। ये उन ऑर्डिनेंस में कहा जी इस ऑर्डिनेंस का इतलाक होगा पूरे पाकिस्तान पर और उन तमाम अफराद पर जो उस वक्त या पहले कभी सर्विस में रहे, सवाए उन अफराद और मामलात के जो झैली शिक नंबर 2 में। अब इसमें क्या है, वफाकी, सूबाई और लोकल टैक्स। ठीक है जी, समझ आती है, टैक्स के मामलात जाने चाहिए एफबीआर के पास। अच्छा, वफाकी और सूबाई काबीना के फैसलों, उनकी तमाम कमेटियों, झैली कमेटियों, इक्तसादी राब्ता कमेटी, ये इक्तसादी राब्ता कमेटी कौन सी है? यही तो ये फैसले करती है ये जिनसे मुतल्लिक आप खुद ये कह रहे थे। फिर ये सब्सिडीज के जो मामलात हैं, मुश्तरका मफादात कौंसिल, कौमी इक्तसादी कौंसिल, स्टेट बैंक, आपने इनको दायरा कार से निकाल दिया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, हुकूमत ये तोजी पेश कर रही है जी लोग फिर काम नहीं करते, काम करना छोड़ देते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पिछले 3 साल में जो एक हाइप क्रिएट की, जिन जिन इश्यूज पे हाथ डाला, जिसको एक हाइप क्रिएट करके दूसरे अहम इश्यूज से अटेंशन डाइवर्ट करवाई। अब जब उस पर बात करने का वक्त आया है, नैब ने उस पर इंक्वायरी शुरू की हुई है, नैब उस शुगर कमीशन रिपोर्ट का जायजा ले रहा है, आप कह रही है तो आपके इख्तियार में ही नहीं आता। सवाल तो उठेगा, अपोजिशन का सवाल करना यहां जायज है। फिर उसमें आप ये कहें कि कोई शख्स या एंटिटी या ट्रांजैक्शन जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पब्लिक ऑफिस होल्डर से कनेक्टेड ना हो, ठीक, तो क्या आपने ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज या ये जो बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े मंसूबों में आम लोगों को लूटते हैं, यानी क्या आपने उनको निकाल दिया इसमें? इसके बाद फिर इसमें आप कहें जी कि किसी मंसूबे, स्कीम, पब्लिक या हुकूमती काम में प्रोसीजरल लैप्सेस जो हैं, जब तक के पब्लिक ऑफिस होल्डर से मुतल्लिक नजर आए कि उसने इस मंसूबे से फायदा उठाया हो, तो ये तो केसेस कौन से चल रहे हैं मियां शहबाज शरीफ वगैरह पे, उन्होंने तो डायरेक्ट पैसे लिए ही नहीं। इसमें एहसन इकबाल का नाम भी आ जाता है। उन पे तो मारिया, उन पर इल्जाम किया ये शहबाज शरीफ वाले केस पे कि किसी के नाम की ट्रांजैक्शनें होती रही, किसी और अकाउंट में जाते थे, कहीं और से बाहर चले जाते थे, कहीं और से किसी और अकाउंट में बाहर से आते थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जी वो उसने डायरेक्ट कोई फायदा उससे लिया हो, ये तो अदील, ऑपोजिशन को भी इसमें रिलीफ मिल रहा है और हुकूमत को भी रिलीफ मिल रहा है। अच्छा, इसमें सवाल ये नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि अपोजिशन को रिलीफ मिल रहा है या अपोजिशन को चुप करवाने के लिए इसमें ये चीज डाल दी गई है, बात ये नहीं है। देखें, बात यह है कि अब आपके एहतसाब का वक्त भी आना है ना, ऐसे तो नहीं है कि आपने हर वक्त हुकूमत में बैठे रहना है। लेकिन आप ऐसा जेस्चर क्यों दे रहे हैं? अब 3 साल गुजर गए हैं, तो एक तासुर तो यही है ना कि अब आपसे मुतल्लिक चीजों से पूछा जाना है। यानी कि वेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो फैसले हुए थे, अब उन पे एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। किसी ने शुरू नहीं कराया था ये इंपोर्ट वाला? ये जो पिछले 3 साल से लोगों के कान दुख गए हैं सुन सुन के, चीनी माफिया, ये आटा माफिया, बल्कि उससे तो लोग कहते हैं और मामलात खराब हो गए, चीजें महंगी हो गई। उसके बाद भी अगर आप बोलें कि ये नैब के दायरा कार में नहीं आता, तो आपने तो नैब को बिल्कुल टूथलेस कर दिया। एक लास्ट इसमें मैं ये ऐड करूंगा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर की जानिब से रिपोर्ट या एडवाइस जो दी जाती है, ये सफिशिएंट एविडेंस भी लाना पड़ेगा कि इससे इसको कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ। तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम में ले आए फिर फायदा डायरेक्ट, इस तरह सफिशिएंट एविडेंस, इस तरह के अल्फाज लिख के कि इस राय से इसके अकाउंट में पैसे गए हो, तो तब वो, तो इसका मतलब है कि मुल्क में एहतसाब का जो निजाम, जो नारा आपने लगाया था, तो इस ऑर्डिनेंस के आने से मैं समझता हूं कि बहुत सारे शकूक शुबात जरूर उठ गए हैं। बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि इस पर आकर वाजे करे। आज सारा दिन ज़ाहिर अपोजिशन लीडरान जो हैं वो टीवी स्क्रीनों पर आकर बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सवालात उठाते रहे। मैं समझता हूं ये उनके सवालात जायज हैं।
असद साहब, आपकी तरफ आऊंगे। आगे ही व्हाइट कॉलर क्राइम को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब जब ये नया ऑर्डिनेंस आ गया, आपको नहीं लगता कि इसके बाद और ज्यादा डिफिकल्टीज जो है वो हम आगे प्रोसेस इसमें देख सकेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो अभी जो अजीज साहब बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उसमें की। मैं सिर्फ एक नुकता उसमें ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपने नैब ने जो रिकवरियां की हैं या हम जो परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करते हैं और हम कहते हैं कि जी 550 रुपए की रिकवरी, इसमें से वो जो हाउसिंग सोसाइटीज के ऑनर से पैसे वापस लिए हैं वो निकाल दें तो पीछे शायद कुछ भी नहीं बचता या ना होने के बराबर बचता है। तो ये जो नुकता अभी अजीज साहब बता रहे थे ना कि जिसमें ये कहा गया कि ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक जो है वो अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ नहीं है, यानी एनी पर्सन और एंटिटी, कोई शख्स प्राइवेट पर्सन, तो अगर आप ये वैल्यूएशन कर रहे हैं तो इसको निकाल दें तो पीछे कुछ भी नहीं बचता शायद। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट नुकते की तरफ आना चाहता हूँ जो अजीज साहब की गुफ्तगू में एक इजाफा होगा, और वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि नैब के दो दांत थे, एक 90 डेज और दूसरा नॉन अवेलेबल। ये दोनों दांत निकाल दिए गए हैं और नैब इसी की बुनियाद पर ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करता था। मिसाल के तौर पर अगर आप 90 दिन के लिए किसी शख्स को अपने पास हिरासत में रखते थे तो उस 90 दिन में क्या करते थे? उन 90 दिन में आप ऐसी ऐसी फाइलें तैयार करते थे जो मैंने अभी, ये मेरे पास पूरी शबाशी साहब की फाइल पड़ी हुई है, ये कोर्ट में जमा करवाई गई है। ये पूरी फाइल एक एक पेज अगर आप इसका देखें तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी बारीकी से काम किया गया, और ये कभी नहीं हो सकता अगर आप किसी शख्स को 90 दिन के पास के लिए अपने पास ना रख सकते तो ये मुमकिन नहीं था। मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूं असदुल्ला साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। यही बात मैंने जब ये FIA में भी शहबाज शरीफ साहब का जो केस चल रहा है तो वहां पर जो टीम है, सोर्सेज हैं, जब उनसे ये चीजें लोग बात करते हैं कि ये जो 90 दिन का टाइम नैब के पास है, तो जिस तरह नैब ले जाती है और बड़ा एविडेंस जो है वो इकट्ठा कर लेती है, तो आप इस तरह क्यों नहीं गिरफ्तारी करके उसमें एविडेंस, वो कहते हैं हमारे पास सिर्फ 14 दिन का टाइम है, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो नैब के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो 90 दिन तक अपने पास रख सकते हैं और इसीलिए नैब फिर वो गिरफ्तारी जब करती है तो कोई ना कोई चीज निकल आती है। हम जब गिरफ्तार करते हैं, FIA कहती है, तो उसके बाद फिर हम लोग उल्टा गंदे होते हैं कि 14 दिन में निकलती कोई चीज सामने आती नहीं है और ऐसे लगता है कि इनको हरासा किया जा रहा है। बिल्कुल, और इसमें दूसरा जो नॉन अवेलेबल का एलिमेंट है, आप नैब कोर्ट से आप देखिए कि हाई कोर्ट जाना पड़ता था आपको लेने के लिए, जमानत लेने के लिए। अब नैब कोर्ट के जज आपको जमानत दे सकते हैं, अगरचे उसके लिए एक उन्होंने छोटी बॉन्ड की रकम उसके इल्जाम के बराबर रखी है, लेकिन इसके बावजूद ये कितना बड़ा रिलीफ है कि आप जुडिशियल अभी नहीं हुए, आपको आज गिरफ्तार किया है, कल नैब कोर्ट आपको जमानत दे सकती है। तो अब अगर जमानत आपको इतनी आसानी से मिल जाएगी तो मैं ये समझता हूं कि जो दांत जिसको मैंने कहा कि ये नैब के दांत थे वो निकल गए तो इफेक्टिव नहीं रहेगा। अभी जो आप FIA की बात कर रहे थे कि मैं जाती तौर पर जानता हूं कि FIA के जो अफसरान है वो नैब के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी आपने जो इंक्वायरी कर रखी है हमें जरा कुछ डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपनी इंक्वायरी में भी उसको इस्तेमाल कर सकें, और नैब के कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो शायद वहां पर शेयर होते भी हैं। तो ये अगर पॉइंट ये निकल गया, ये दोनों चीजें निकल गई तो ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि रिलीफ होगा। फिर एक चीज जो इसमें ऐड की गई है जिसको बड़ा एक चर्चा किया जा रहा था कि देखिए जी चेयरमैन नैब के इख्तियारात को कम करके एक प्रोसिक्यूटर जनरल के इख्तियारात को ऐड किया गया है। ये मैं समझता हूँ सिर्फ कानून की हद तक है। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस पहले ही ये है कि नैब अगर मिसाल के तौर पर लाहौर से नैब रेफरेंस फाइल होना है तो DG नैब लाहौर ने अपनी टीम की मुशावरत से एक रेफरेंस तैयार करके सिफारिश करनी है, भिजवाना है चेयरमैन नैब को, तो चेयरमैन नैब ने उन्हीं की सिफारिश पर वो करना है। तो ये ऑलरेडी इसके अलावा इसमें कोई ऐसा मुज़ायका ऑलरेडी इसमें था ही नहीं, कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। वैसे असदुल्ला साहब वैसे हुकूमत अच्छा खेल गई है, एक हाइप क्रिएट करके चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन का शोर डाल के उसमें वो 3-4 हफ्ते में वो माहौल बनाने के बाद वो काम भी कर दिया जो बड़े अरसे से वो चाह रहे थे, पेंडिंग था, और उसमें जो अपना ही नैरेटिव है जो करप्शन के खिलाफ बयानियां है, अब नैब की इतनी बड़ी जो इमारत है, बस मेरे ख्याल में वो एक इमारत रह गई है, चेयरमैन साहब को एक्सटेंशन मिल गई है लेकिन उनके पास से इख्तियारात तमाम ले लिए गए हैं। एक और पॉइंट इसमें मगर देख लीजिएगा आदिल साहब, वो ये है कि आप देखिए ऐसा लगता है कि हुकूमत ने चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने के लिए बाकी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया है। अच्छा, अब अगर फर्ज कीजिए कि ये बहुत सारे जो माहिरीन है लॉ एक्सपर्ट, उनका ये ख्याल है कि अगर ये कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट में ये स्टे नहीं कर सकेगा। उसकी वजह यह है कि वहां पर जाकर एक लॉ पॉइंट उठेगा कि जनाब ये ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकता था, इसलिए तरमीम लानी चाहिए थी। अब आप ये देखिए बाकी सारे पॉइंट जो कॉम्प्रोमाइज किए हैं इस नुक्ते की वजह से
वो तो स्टे कर जाएंगे, लेकिन शायद ये वाला नुक्ता जिसकी वजह से बाकी तरामीम लाई गई हैं, जिनको आप कॉम्प्रोमाइज, जिन पॉइंट्स को आप कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं, वो शायद हुकूमत ने अपने लिए इन फ्यूचर के लिए ग्राउंड तैयार, इन फ्यूचर के लिए जो है वो ग्राउंड तैयार किया है। सदीक, आपकी तरफ आऊंगी, ये बताइएगा तमाम जो ऑपोजिशन तनकीद करी है अभी अदील और असद की जो सारी बात को मैं सम अप करूं, यानी कि वाकई में हुकूमत ने खुद को भी एनआरओ आगे दे दिया है। देखिए मारिया, अगर आप एक आम आदमी से पूछें नैब के बारे में तो मायूसी आपको नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि जो अदील बड़ाई साहब हमें बताते हैं कि 500 अरब से ज़्यादा की जो है वो रिकवरी की गई है, उसमें 1 रुपया भी शरीफ ख़ानदान का नहीं है, उसमें 1 रुपया भी आसिफ अली जरदारी साहब का नहीं है। अब मसला ये है कि लोग तो चाहते हैं इन बड़े नामों का एहतसाब, इन पॉलिटिकल पार्टीज जो इमरान खान साहब जिनके खिलाफ पूरा बयानिया बनाया था। मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ हमारी अदालतों में, हमारे निज़ाम में करप्ट आदमी का एहतसाब हो ही नहीं सकता, हमारे निज़ाम में कैपेसिटी नहीं है। आप देखें, अगर पनामा केस भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा तो वो सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट जाता है। उन्होंने GIT बनाई, उसमें ISI को शामिल किया, MI को शामिल किया, तब जाके उस GIT में ऐसी चीज़ें आई कि केसेस आगे चले और सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर मॉनिटरिंग रखी, तब जाके वो केस कंक्लूड हुए। एक दिन की भी अगर तोसी चाहिए होती थी टाइम में तो वो सुप्रीम कोर्ट देती थी। मेरा ख्याल है जिस तरह से मैंने अदील बड़ाई साहब को और असदुल्ला खान साहब को सुना है, जिस तरह इन्होंने बताया है कि बिल्कुल ही उसको जो है वो एक तरह से उसके जो इख्तियारात थे उनको कम कर दिया गया है, टैक्स के मामला भी ले लिए गए, जो प्रॉपर्टी वाले वो भी। तो मेरा ख्याल है कि आप एक चीज़ ये भी लिख देते कि ये जो नैब का यहाँ पे दफ्तर है बहुत महंगी जगह के ऊपर, इस इमारत को खाली करवा के यहाँ पे कोई पनाहगाह बना देते या इसको किराए पे दे के और इसके पैसे जो है वो एहसास प्रोग्राम में देते रहते तो चलो कोई सवाब तो हुकूमत को भी मिलता और फायदा भी होता। तो मेरा ख्याल है ये एहतसाब का मामला जो है ये बंद कर देना। हमारे असम में निज़ाम में कैपेसिटी नहीं है, हमारी अदालतें उस तरह से वाइट कलर क्राइम में उस तरह से डील नहीं करती। और आखिरी एक बात, ठीक आपने ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन असदुल्ला खान साहब ने कहा कि 90 रोज ही रखते हैं, 90 रोज रखते हैं। मुझे बताएं सारे के सारे तो बाहर आ गए, केस को मंत्री की और ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कोई भी नहीं हुई है। मारिया, आपकी इजाजत से सदीक साहब वाली जो बात है ना, ये ऐड करना चाहता हूँ। ये हर पाकिस्तानी का सवाल है और लोग हमसे भी सवाल करते हैं, बैसियत जर्नलिस्ट लोग हमसे भी पूछते हैं, इन चीजों की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि वो कहाँ गया जी, वो जो पैसा बाहर से आना था। ये लोग तो आप बड़े बड़े नाम जो हैं टेलीविजन स्क्रीनों पे चल जाते हैं, उसके बाद ये जमानतों पे बाहर आ जाते हैं। उसमें मसला सबसे बड़ा ये है, एक तो हमारे कवानीन में बड़े सुकम है, दूसरा हमारे इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, दूसरा हमारे निज़ाम इंसाफ में अंग्रेज दौर का निज़ाम का जो अभी तक जो वो चलता आ रहा था, कानून चलता आ रहा था, जिसमें 250-300 से ज्यादा मेजर जो तरमीम की जा रही हैं, अभी नैब कानून में जो तरमीम करने वाली थी मेरे ख्याल में वो नहीं की गई। अच्छा, और वो तरमीम करनी जो अपना नैरेटिव है उसके खिलाफ है। एक कंफ्यूजन है, जो नया नैब ऑर्डिनेंस आ रहा है उस पर ऑपोजिशन क्यों तनकीद कर रही है? क्योंकि इसमें तो ऑपोजिशन को भी कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। एहसन इकबाल के केसेस खत्म हो रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल के, शाहिदा खान, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ऑपोजिशन के भी खत्म हो गए, तो उनको किस बात का डर है? देखें, कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो उनके खत्म हो सकते हैं, जिसमें कुछ कलेक्टिव डिसीजंस वगैरह हुए हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट देने वाले मामलात में, लेकिन जो अपोजिशन के बड़े रहनुमा हैं उनके केसेस हैं मनी ट्रेल के केसेस। जो असल में शहबाज शरीफ वाला केस है, असल में जो नवाज शरीफ साहब वाला केस है, यह सबसे खतरनाक सेक्शन होता है जिसमें आपने मनी ट्रेल देनी होती है। आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और आपसे ये पूछा जाता है। लेकिन वैसे गुंजाइश यही रह गई थी, अब ये इस सेक्शन को भी अमेंड कर देते, बस यही रह गया एक नैब के पास मेरा ख्याल है। मैं अगर इजाजत दें तो मैं सिद्दीक जान की एक बात का आधे मिनट में जवाब देना चाहता हूँ। 90 दिन रखते हैं, किया क्या है? तो सिद्दीक जान, इसका जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हमारा अदालती निजाम है। एक मिसाल तक ले लीजिए, 110 गवाहान है, 110 में से 12 2.5 साल में जो है उनको जिरा हुई है। और अब हमारा अदालती निजाम यह अलाउ करता है कि नुसरत शहबाज जो इश्तहारी थी, अब उनकी इजाजत हो गई लाहौर हाई कोर्ट से कि वो इश्तहारी नहीं रही और उन पर चार्ज फ्रेम हो गया है। चार्ज फ्रेम होने के बाद हमारे कानून के मुताबिक सारे गवाहान दोबारा से उन पर जिरा होगी, दोबारा बयान कलमबंद होंगे। तो 2.5 असदुल्ला साहब 1.5-2 साल बाद तो गवाह को भी भूल जाता है। अभी तो नैब को वो एक सेंटर बनाना पड़ा, यहाँ पर गवाह को याद कराया जाता है कि आपने साल पहले क्या कहा था। वो 1.5 साल बाद तो मसला यही है ना कि किससे शिकवा करें, मसला सबसे बड़ा यही है। रिक्वायरमेंट ये थी कि ऐसा कानून बनाए जिसमें मुल्जिमान जब वो जाते हैं तो वो एक कोई एक्शन हो, कोई प्रूफ सामने आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के कानून आ रहे हैं जिससे हुकूमत, ऑपोजिशन, मतलब उन्हीं पॉलिटिशियंस को जो है वो फायदे हो रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे किस सीनियर नून लीग के रहनुमा के घर मुलाकात हुई है, एक बैठक लगी है और उसके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं, क्या अंदरूनी स्टोरी है, आपके साथ ब्रेक के बाद शेयर करेंगे। साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जहां पर एक तरफ मज़ाहमत और मुफाहमत के बयाने की बात हो रही है, वहीं पर नून लीग में अब कुछ बैठकें भी लग रही हैं, कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ अंदरूनी मामलात तय किए जा रहे हैं। एक सीनियर रहनुमा के घर एक बड़ी बैठक हुई, उसके अंदर क्या हुआ? असद साहब बताइएगा, ये क्या इंसाइट है आपके पास? नून लीग अब क्या कोई अपना बयानिया चेंज करने जा रही है? क्या उनको समझ आ गई है कि अब इस कंफ्यूजन को खत्म करना है? देखिए, कंफ्यूजन खत्म करने की कोशिश तो जरूर है, लेकिन जिन दो फरीकैन के दरमियान ये कंफ्यूजन है वहां पर अभी भी बरकरार है। हुआ यह है कि साद रफीक साहब के घर पे एक बैठक हुई है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, अयाज सादिक साहब थे, राना तनवीर थे, राना सनाउल्लाह थे, एहसन इकबाल थे, परवेज रशीद थे और ख्वाजा आसिफ साहब थे। ये 8 रहनुमा जो है वो इस मुलाकात में, इस बैठक में शरीक थे और ये 5 घंटे तवील मीटिंग हुई है, जिसमें तकरीबन एक वॉइस के अलावा, यानी परवेज रशीद साहब के अलावा बाकी सब तकरीबन इस नुक्ते पर मुत्तफिक थे कि मरियम साहबा के बयानिया के साथ नहीं चला जा सकता। 5 साल के बाद मजीद 5 साल ऑपोजिशन में नहीं गुजारे जा सकते, पार्टी टूट जाएगी, तितर बितर हो जाएगी, लोग भाग जाएंगे, इलेक्टेबल्स को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई रास्ता निकालना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं किया जा सकता, शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करना चाहिए और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तक ये सारे ख्यालात पार्टी के पहुंचाने चाहिए। अच्छा, और ये पैगाम नवाज शरीफ साहब को बाकायदा पहुंचाना चाहिए। साहब, इसमें मुफाहमत और मज़ाहमत, जो दो मुख्तलिफ बयानियों को सपोर्ट करने के मुख्तलिफ लोग हैं, वो सब एक बैठक में इकट्ठे हुए हैं। ये आप यूं कह लीजिए कि दो की हम वॉइसेस थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती थी इसमें। एक तो परवेज रशीद साहब है और परवेज रशीद ने ही मुख्तलिफ राय दी इस मीटिंग में। परवेज रशीद साहब ने कहा कि हमें 20 साल भी लग जाए इक़्तिदार में आने के लिए, हमें अपना बयानिया नहीं छोड़ना चाहिए, मुज़ाहमत का बयानिया नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उस पर डट के रहना चाहिए, हमें मुफाहमत की तरफ नहीं जाना चाहिए। परवेज रशीद साहब ने दो टोक अंदाज में कहा। अलबत्ता जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब है वो कुछ बैन दरमियानी रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि एक तो तरफ हम देखते हैं कि वो चाहते हैं कि वो रास्ता निकले, अगली मरतबा नून लीग हुकूमत में आए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि रास्ता इतना शफाफ न निकल आए कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए, क्योंकि वो खुद भी तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार है ना। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर होता है वो खुद भी साहब, कल मरियम ने जो बात की उन्होंने हाई कोर्ट के बाहर, उसमें उन्होंने खुद ये लाइन ड्रॉ कर ली। उन्होंने कहा ये जो मुज़ाहमत का जो मामला है ना, ये मज़ाहमती जो बयानिया है, इसको मुझ तक और मेरे वालिद साहब तक रहने दें, पार्टी से ना जोड़ें। समझ उनको भी आ गई है शायद कि, और जो अरकान हैं इनकी पार्टी के, अपने जो बड़े बड़े लोग हैं, मेन लोग हैं, उन्हें भी समझ आ गई है कि अब इस बयानिया के साथ पार्टी कम से कम नहीं चल सकती। लेकिन मियां साहब और उनकी साहबजादी का ये केसेस का मसला है, जाती मसला है, तो मेरा ख्याल है उन्हें खुद भी रियलाइज हो गया कि हम ये एस्टैब्लिश करना शुरू कर दें। और वो क्लियर कट कह रही हैं कि आप मेरे से मेरी बात करें। उन्होंने एक तरह से रिएक्शन भी दिया है, इन सब लोगों को जवाब भी दिया है कि आप जो बदली मीटिंगें करते रहे, मुझ पर इसका फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक बात मैं और आपको बताऊं अजीज साहब, वो ये कि इसी मीटिंग में ये भी, इस पर भी गौर हुआ है और आइंदा दिनों में शायद हम इस पर देखें भी कि इन्हीं चंद लोगों में से एक पार्टी का एक सीनियर वक्त जो है वो जाकर नवाज शरीफ साहब से मिले और पूरी एक इवैल्यूएशन दे, पूरा पार्टी के अंदर का जो मसाइल है, लोगों की रिजर्वेशन है, कारकुनों की कंफ्यूजन है और उससे होने वाले पार्टी के जो नुकसान हैं वो नवाज शरीफ साहब के सामने रखें। और ऐन मुमकिन है कि आइंदा चंद दिन में हम देखें कि इन्हीं में से एक वक्त 4-5 लोगों का वो नवाज शरीफ साहब से लंदन में जाके मिल रहा हो। लेकिन जो आपने मरियम की बात की है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि मरियम साहबा ने इस मीटिंग के बाद, क्योंकि इसमें एक पहलू ये भी है जो मेरा तज्जिया हो सकता है या किसी तरह की कुछ हद तक खबर का हिस्सा भी समझ लें, परवेज रशीद साहब को बुलाया इसलिए गया था ताकि परवेज रशीद साहब पूरी रूह के साथ जो पूरी मीटिंग का क्रक्स है वो मरियम तक पहुंचाएं और वो नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाएं। और आई एम श्योर कि उन्होंने ये जिम्मेदारी बड़े भरपूर तरीके से अदा की होगी और उसी के नतीजे में हमें एक रिएक्शन देखने को मिला है मरियम की तरफ से। कल ये बात तो मरियम साहब तक ज़ाहिर पहुंच गई होगी। बस ये मुख्तसर बता दें कि इस बयानी के साथ क्या मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद रह सकती है या टूट जाएगी, और इस बयानी के साथ क्या इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं 2023 की? देखिए सिद्दीक, यही बात सबसे ज्यादा 5 घंटे की मैं कह रहा हूँ मीटिंग में सबसे ज्यादा बात ये डिस्कस हुई है कि भाई हम इलेक्टेबल्स को कैसे रोकेंगे। ये हम 10, 12, 15 जो बड़े जबरदस्त पार्टी के अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं, इनको छोड़कर बाकी जो हमारे MNAs MPs हैं उनको हम कैसे रोकेंगे, इस बात पर कार्य करेंगे कि अगले 5 साल वो मजीद ऑपोजिशन में गुजारें। कुछ पार्टी, कुछ लोग मुसलसल 10 साल नहीं रह सकते ऑपोजिशन में, खास तौर पर जब उनकी किसी सूबे में भी हुकूमत ना हो। पीपल्स पार्टी की चले समझ आती है ना बात कि पीपल्स पार्टी जो है एक सूबे में हुकूमत है
अगर अपोजिशन में मरकज में है भी तो चले, कहीं ना कहीं उनका काम चल रहा है। तो सबसे बड़ा कंसर्न यही शो किया गया है कि पार्टी टूट जाएगी, लोग चले जाएंगे, दूसरी पार्टी का रुख करेंगे, कारकुन बददिल हुआ है, कारकुन सपोर्ट करना छोड़ देगा। तो सबसे बावजूद इसके कि कैंटोनमेंट के जो रिजल्ट थे, साद रफीक साहब उसी का क्रेडिट लेते हैं, साद रफीक साहब ही के घर में यह बैठक हो रही है और साद रफीक साहब ही ये कंसर्न रेज कर रहे हैं। इसका मतलब है वो समझते हैं कि जो कैंटोनमेंट के इलेक्शन के रिजल्ट, तो इस तमाम मौके पर शहबाज शरीफ साहब कहां पर हैं इस लड़ाई के साथ? असद साहब, इस तमाम मामले पर शहबाज शरीफ साहब कहां हैं? शहबाज शरीफ साहब की तो सूरत हाल ये है कि अभी जो एक तंजीम साजी की एक मुहिम चल रही है, जिससे मरियम और नवाज शरीफ साहब यूनियन काउंसिल की सतह पर नवाज शरीफ खिताब करते हैं और यूनियन काउंसिल की सतह पर जाकर वो अपनी टीम बना रहे हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा को मदऊ नहीं किया जाता। कितनी ही अभी पिछले कुछ अर्से में जो मीटिंग्स हुई हैं, यूनियन काउंसिल की मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें नवाज शरीफ ने तो खिताब किया है, मरियम तो वहां गई हैं या उन्होंने खिताब किया है, लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा मौजूद नहीं थे। तो इस पूरे सिनेरियो में जाहिर है ये जो 10 लोगों का, मैंने आपको 8 लोगों का बताया, ये तो शहबाज शरीफ साहब के हामी हैं, उनके बयानिए के हामी हैं, उनके साथ खड़े हैं और शहबाज शरीफ साहब की हिमायत हासिल होगी इस तरह के किसी भी इजलास को। लेकिन कुछ लाइंस जो है वो नवाज शरीफ साहब जो अपने लिए ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें वो समझते हैं कि इस बयानिए में मुझे अकेला ही आगे चलना है, मुझे शायद मेरी पार्टी या मेरा भाई सपोर्ट ना कर रहा हो। यही वजह है कि वो 25,000 लोगों की एक टीम बना रहे हैं यूनियन काउंसिल से निकाल के, और वो समझते हैं कि मैं जब भी जिस भी एयरपोर्ट पे उतरा, ये यूनियन काउंसिल से, कोशिश की जा रही है जो है वो आकर मेरा इस्तेमाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, अपने प्रोग्राम को पर टाइम दिया। कोशिश की जा रही है कि जो मज़ाहमत और मफाहमत के बयानिए में पार्टी अरकान को लेकर कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए, उसी हवाले से बैठकें भी हो रही हैं। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।